पहली खबर पाकिस्तान से सुर्खी की शक्ल में। सिंध विधानसभा के सामने प्रदर्शन कर रहे लोगों की गिरफ्तारी के बाद हालात वहां पर गर्म हो गए हैं। प्रदर्शनकारी अपने गायब करीबियों के बारे में जानने के लिए इकट्ठा हुए थे। गिरफ्तारी के खिलाफ कई नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। 7 जून को खुफिया अधिकारियों ने डोडा बलोच और गमशाद बलोच को उनके घर से उठाया था। इसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं। डोडा और गमशाद दोनों कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे। उनके घर वालों और मानवाधिकार संगठनों ने घटना पर विरोध दर्ज कराया। 12 जून की रात वो सिंध विधानसभा के गेट पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें उठाने की कोशिश की, नहीं हटे तो बुरी तरह घसीटते हुए ले जाया गया। बाद में रिहा किया गया। हालांकि अभी भी सरकार असली मुद्दे पर बात करने से हिचक रही है। क्या है असली मुद्दा, सुनिए। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस गायब हुए बलोच नागरिकों के लिए आवाज उठाती है। उनका दावा है कि अब तक 53,000 से ज्यादा बलोच नागरिकों को जबरदस्ती उठाया जा चुका है। उनके बारे में अभी तक पता नहीं। पाकिस्तान सरकार इस आंकड़े को कम करके बताती है, पर आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने में असमर्थ है। इसके पीछे की वजह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ी है। लोगों के मिसिंग होने की ज्यादातर घटनाओं के पीछे खुफिया एजेंसी ISI है। ISI आतंकवादी का टैग लगाकर लोगों को उठाती है। कुछ आरोप फैक्चुअल होते हैं। ज्यादातर में बलूच नागरिकों पर दहशत कायम करने के लिए केस किया जाता है। ISI जाहिर तौर पर आरोप से इनकार करती है और कहती है गायब हुए लोग पहाड़ों में छिप गए होंगे या उन्हें तालिबान ने मार दिया होगा। जैसा कि चलन है, पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार से ज्यादा शक्ति सेना के पास है, इसलिए सब जाहिर होने के बावजूद घटनाओं पर लगाम नहीं लगती। इमरान जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब कहते थे कि गायब बलोच नागरिकों को वापस लाऊंगा, पर हुआ उल्टा। उनके कार्यकाल में मिसिंग बलोच नागरिकों की संख्या बढ़ गई। नए नवेले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, इनसे भी किसी भी तरह की उम्मीद करना बेमानी होगा। इन घटनाओं पर पाकिस्तान की बाकी संस्थाएं क्या कर रही हैं? 2006 में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं की सुनवाई शुरू की, पर कुछ वक्त बाद ही तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने सभी जजेस को बर्खास्त कर दिया, इमरजेंसी लगा दी। 2011 में पाकिस्तान की सरकार ने मिसिंग पर्संस की जांच के लिए कमीशन बनाया। सितंबर 2020 में भी इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने एक रिपोर्ट छापी। सामने आया कि 9 साल में इस कमीशन ने एक भी आरोपी को सजा नहीं दी। ऐसी स्थिति में बलोच नागरिकों के लिए न्याय की संभावना क्षीण हो जाती है। दूसरी सुर्खी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से है। अफ्रीका के 2 बड़े देशों के बीच युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। DR कॉन्गो का एक विद्रोही गुट है, मार्च 23 मूवमेंट, शॉर्ट में से M23 के नाम से भी जाना जाता है। इस गुट ने DR कॉन्गो की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। UN की एक रिपोर्ट के अनुसार M23 को बनाने के पीछे रवांडा की सरकार थी। रवांडा इससे इनकार करती है। M23 चर्चा में क्यों है? 12 जून को इस गुट ने DR कॉन्गो के बुनागाना शहर पर कब्जा कर लिया, जिससे देश नाराज हो गया। उसने कहा कि रवांडा ने असल में हमला किया है, M23 तो कवर है, हम अपनी जमीन के लिए जान लड़ा देंगे। अब तक रवांडा सरकार का जवाब नहीं आया है। अगर इस मामले को शांति से नहीं सुलझाया गया तो रक्तपात रोकना असंभव होगा। ये तो वर्तमान हालत की बात हुई। दोनों देशों के बीच, कांगो और रवांडा के बीच झगड़े का बैकग्राउंड क्या है? DR कॉन्गो और रवांडा दोनों पर ही एक वक्त बेल्जियम का शासन था। 1960 के दशक में दोनों आज़ाद हुए। दोनों जगहों पर सिविल वॉर और तख्तापलट रोजमर्रा की घटना थी। अप्रैल 1994 में रवांडा में एक बड़ा जनसंहार भी हुआ था, जिसकी हमने आपको कहानी सुनाई थी। क्या हुआ था? बहुसंख्यक हुतू आबादी ने कम से कम 8 लाख तुत्सी और उदार हुतू लोगों को अपना निशाना बनाया था। कैन यू इमेजिन द नंबर, 8 लाख। जब नियम कानून पटरी पर लौटे तब हत्यारों की तलाश शुरू हुई, पर हत्यारे ज्यादातर भागकर पड़ोस के देशों में छिप गए थे। रवांडा का आरोप है कि DR कॉन्गो ने जनसंहार के दोषियों को अपने यहां शरण दी। दोनों देश एक दूसरे के इलाके में अलग अलग विद्रोही गुटों के जरिए अशांति फैलाने का इल्जाम भी लगाते रहते हैं। M23 ऐसा ही एक गुट है। इसमें ज्यादातर तुत्सी समुदाय के लोग हैं। उनका कहना है कि वो डेमोक्रेटिक फोर्सेस फॉर द लिबरेशन ऑफ रवांडा से मुकाबला कर रहे हैं। इसको शॉर्ट में कहते हैं FDLR। FDLR में वैसे हुतू भी शामिल हैं जो रवांडा जनसंहार के बाद भागकर DR कॉन्गो आ गए थे। रवांडा में इस समय पॉल कगामी की सरकार चल रही है। कगामी तुत्सी हैं, इसलिए कथित तौर पर M23 को रवांडा सरकार सपोर्ट करती है। M23 को सबसे बड़ी कामयाबी नवंबर 2012 में मिली थी, जब इसने गोमा नाम के एक शहर को जीत लिया था। उस समय UN और कॉन्गो की सेना ने मिलकर उन्हें पीछे धकेल दिया था। फिर DR कॉन्गो की सरकार ने उनके साथ समझौता भी कर लिया था। दोनों पक्षों के बीच सीज फायर हो गया था। M23 के कई लड़ाकों को सेना में नौकरी मिल गई थी, तो एक दशक तक शांति रही। पर मई 2022 से यह गुट नए सिरे से एक्टिव हो गया। मई में M23 ने DR कॉन्गो के एक आर्मी बेस पर हमला किया। फिर एक शहर पर कब्जे की खबरें आई हैं। DR कॉन्गो रवांडा के साथ आर पार के मूड में दिख रहा है। अफ्रीकन यूनियन कमीशन ने शांति की अपील की है, पर ताली एक हाथ से नहीं बजती। शांति भी एक अलाप से नहीं आती। देखना होगा
दोनों देशों को सद्बुद्धि आती है या नहीं। आज की तीसरी और आखिरी सुर्खी सरकारी दमन परियोजना से जुड़ी है। मामला क्यूबा और कंबोडिया का है। पहले क्यूबा की खबर। क्यूबा में सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए 381 लोगों को सजा सुनाई गई। इनमें से कईयों को 25 बरस की जेल हुई। कुछ लोगों को सजा के तौर पर कम्युनिटी सर्विस भी करनी होगी। जिन लोगों को सजा हुई उनके ऊपर राजद्रोह, पब्लिक में अराजकता फैलाना, मारपीट और डकैती जैसे इल्जाम थे। क्यूबा में बिना सरकार की इजाजत के एक साथ इकट्ठा होना दंडनीय अपराध है। इसके बावजूद जुलाई 2021 में हजारों लोगों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया। किस बात का प्रदर्शन? बढ़ती महंगाई और खाने पीने के सामान और दवाओं की कमी से वो आजिज थे। जैसे कि परंपरा रही, सरकार फौरन बोली, ये विदेशी साजिश है। प्रोटेस्ट करने वाले भाड़े के गुंडे हैं, देश विरोधी हैं, विदेश से चंदा लेकर देश का नाम खराब कर रहे हैं, क्यूबा का नाम खराब कर रहे हैं। सरकार ने बल प्रयोग के जरिए प्रोटेस्ट दबा दिया। 1000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। ट्रायल चला। पकौल मानवाधिकार संगठन दिखावे वाला ट्रायल चला। मार्च 2022 में तकरीबन 100 लोगों को 6 से 30 बरस की जेल हुई। इसी कड़ी में अब 387 लोगों को और सजा दी गई। आने वाले दिनों में और भी प्रोटेस्टर्स की नियति तय हो सकती है। ये तो हुआ क्यूबा का मामला, जो अमेरिका के दक्षिण में पड़ता है। पर दमन की परियोजना सिर्फ उधर तक सीमित नहीं है। ये कार्यक्रम एशिया में भी बदस्तूर जारी है। हम बात करेंगे कंबोडिया की। कंबोडिया की एक अदालत ने नामी वकील और विपक्षी नेता थियरी सेंग और उनके साथियों को देशद्रोह के केस में दोषी करार दिया। उन्हें सेंग को 6 बरस की सजा हुई। साथियों को 5 से 8 बरस के लिए कारावास में भेज दिया गया। पूरा मामला क्या है? 2012 में कंबोडिया में 2 पार्टियों ने आपस में विलय किया, कैंडल लाइट पार्टी और ह्यूमन राइट्स पार्टी। एक नई पार्टी बनाई, कंबोडिया नेशनल रेस्क्यू पार्टी। इसको लोगों का सपोर्ट मिला। 2017 के चुनाव में इसने सत्ताधारी कंबोडियन पीपल्स पार्टी को कड़ी टक्कर दी। पीपल्स पार्टी 1979 से कंबोडिया की सत्ता चला रही है। इस पार्टी के मुखिया हुन सेन पिछले 37 साल से कंबोडिया की सत्ता चला रहे हैं। जब इस नई पार्टी ने उन्हें चुनौती दी तो उन्हें जमीन खिसकने का डर हुआ। फिर नई पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया गया कि यह प्रधानमंत्री हुन सेन का तख्ता पलट करने की साजिश रच रही है। इसके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। जो जज साहब थे वो रूलिंग पार्टी की परमानेंट कमेटी के मेंबर भी थे, जज भी थे। तो आप गेस कर सकते हैं कि उन्होंने फैसला क्या सुनाया होगा। उन्होंने इस नई बनी पार्टी को भंग करने का आदेश दिया। इसके बाद हुन सेन को चैलेंज करने वाला देश में कोई नहीं बचा। इस सरकार ने नई पार्टी के बचे कुछ नेताओं को निशाना बनाना शुरू किया। हालिया मामला 2019 की फ्लाइट से जुड़ा है। 2019 में विपक्षी नेता सैम रेंसी वापस वतन लौट रहे थे, लेकिन उन्हें वापस नहीं आने दिया गया। घटना का आरोप थियरी सेंग पर लगा दिया गया। कहा कि सेंग ने ही रेंसी को वापस लाने का प्लान बनाया था। अभी वाली सजा इसी केस में सुनाई गई है। क्यूबा हो या कंबोडिया, चेतावनी पूरी दुनिया के लिए है। नहीं चेते, सरकारों से सवाल नहीं पूछे और सरकारों की मनमानी पर चुप रहे तो ना लोक बचेगा, ना तंत्र रहेगा, और फिर लोकतंत्र इतिहास की किताबों और ख्वाबों में पढ़ाया जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि।